नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश बात सेहत की में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली के साथ ही नोएडा में भी कोरोना पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 14 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है। इसके साथ ही नोएडा में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 237 पहुंच चुकी है। तो वहीं नोएडा की बात की जाए तो देखिए, नोएडा में कोरोना संक्रमित कुल बच्चों की संख्या 58 हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ने से टेंशन बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रशासन को जरूरत पड़ने पर कक्षाओं को बंद करने को कहा है। 14 कोरोना पॉजिटिव बच्चे दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। उनमें से ज्यादातर में कोमोर्बिडिटी है। इसी के साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। देश के संक्रमितों में से 64% मरीज एनसीआर में हैं। बच्चों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद अब स्टेट आपको बता दें कि टेस्ट बढ़ाने के साथ ही फिर से निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा शुरू करने की मांग उठने लगी है। तो देखिए, कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और देखिए, चिंता करने वाली बात यह है कि अब बच्चे भी इससे संक्रमित हो रहे हैं और जिस तरह से ये ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं बच्चों में। ये आंकड़े डराने वाले हैं और चिंता को भी बढ़ा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से जो आम जनता है, चाहे बच्चे हों चाहे वो आम जनता हो, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नहीं, लोग भी लगातार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो उससे फिक्र ये कि एक बार फिर से क्या पाबंदी हो सकती है। और खासकर कि बच्चे जो अब जिनका स्कूल एक बार फिर से शुरू हुआ था, क्या स्कूल एक बार फिर से बंद हो जाएगा और किस तरह से इन आंकड़ों को काबू किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राणा चंचल बाल रोग विशेषज्ञ हैं और इसी के साथ ही डॉक्टर दीपक सिंह वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले तो डॉक्टर राणा चंचल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। सर देखिए, इससे पहले 2 साल हम जिस तरह से हम एक पेंडेमिक में रहे, उसके बाद धीरे धीरे शायद जो कोरोना के केसेस थे वो कम हुए, लोग राहत की सांस लेने लगे थे, अब निश्चिंत हो गए थे कि ठीक है, कोरोना कम हो रहा है, अब शायद हम आज़ादी से रह सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खासकर कि बच्चों में, और एक हफ्ते में, पिछले अगर एक हफ्ते का आंकड़ा देखिए तो इतनी तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं, ग्राफ ऊपर पहुंचा, ये वाकई में डराने और चिंता करने वाला ये कहा जा सकता है कि स्थिति आ चुकी है, और खासकर कि बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए स्कूल अभी शुरू हुए थे और सवाल ये अब खड़ा हो चुका है, क्या एक बार फिर से स्कूल बंद हो जाएंगे क्या? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली बच्चे इस बार ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और ये पहले भी कई बार लोगों ने, बहुत सारी एजेंसीज़ ने ये अनुमान लगाया था कि अगली जो वेव आएगी उसमें बच्चों का संख्या ज़्यादा होगी, और इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक वजह तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जैसे आपने बोला कि स्कूल अभी रिसेंटली खुल गए हैं, तो बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि अभी भी हम वैक्सीनेशन के लिए छोटे बच्चों में अभी तक हम वैक्सीन अवेलेबल नहीं करवा पाए हैं, इसके लिए लगातार मेहनत चल रही है और होपफुली जल्दी ही आएगी। तो इसकी वजह से भी एक चांसेस हैं कि बच्चों में ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादातर अडल्ट्स को हो चुका है और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इम्यूनिटी भी बन चुकी है कोविड को लेके। तो डेफिनेटली ये चिंताजनक बात तो है। स्कूल बंद होंगे कि नहीं होंगे ये तो सरकार का डिसीजन होगा, बट मीनवाइल हम लोगों को एज पेरेंट्स, एज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम लोगों को वो सारे प्रिकॉशंस और स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम कोविड को बचने के लिए वही 3 स्टेप करने हैं जो हम लोग 3 Ws की बात करते हैं कि मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 2 फीट, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने और हाथ धोएं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो 3 सिर्फ स्टेप कर लेंगे ना, तो हम चाहे कोविड की कोई भी वेव आ जाए, हम आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड वंस अगेन स्ट्रेस ऑन दैट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो उसको हमें वो नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
स्कूल अगर बंद होते हैं तो उसके लिए भी और उपाय हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले 2 साल में बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ ऊपर आए हैं। इस वेव को भी हम अच्छे से पार कर लेंगे, अगर आती है तो। जी ठीक है डॉक्टर राणा चंचल जी, लौटूंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर दीपक सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोहिया संस्थान के। सर, सवाल मेरा यही देखिए, जिस तरह से डॉक्टर राणा चंचल जी कह रहे हैं, जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं और सिर्फ यही चीज़ कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज हम लगातार अपने आप को करते रहें, तो क्या यही चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? और सर ये भी बताइएगा, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आप बेहतर बता पाएंगे कि जिस तरह से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए संक्रमित मरीजों में 27% बच्चे हैं, नोएडा में अब तक 58 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करें देश की तो 64% मरीज एनसीआर में है। जिस तरह से आंकड़ा अब लगातार सामने आ रहा है, अगर बच्चों की बात करें उसको लेकर क्या बता पाएंगे कि अभी स्थिति क्या है अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें? स्वाति जी नमस्कार, और सभी जनतंत्र के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो आपने ये बात कही है कि बच्चों में इसकी संख्या काफ़ी बढ़ के नोएडा में और दिल्ली में भी देखने को आ रही है, ये तो होगा, ये सभी को पता है, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। 12 साल से ऊपर के लोगों में, जैसे डॉक्टर राणा ने बताया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन उसमें से भी अभी एक बहुत बड़ा वर्ग बच्चों का है जो 12 साल से ऊपर, जो कि अभी ये जितने भी पूर्व में भी पैंडेमिक्स हुए हैं उन सबकी ये खासियत रही है कि कोई भी वायरस वो आता है और पहली बार या दूसरी बार में अपना घातक स्वरूप दिखाने के बाद लगातार उसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं और अपना वो स्वरूप बदलता रहता है, जिसकी परिणति फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव के रूप में होती है। और ये वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा। ये वायरस अब हमारे बीच में ही रहेगा और निश्चित रूप से इस वायरस का जो स्वरूप है वो अब काफ़ी हल्का होगा। आपने देखा है बच्चों की संख्या बढ़ के जरूर आ रही है, लेकिन उनमें जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स गंभीर नहीं हैं, उनमें हल्के जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी ऐसे ही लक्षण हैं और उन बच्चों में जो घातक स्वरूप है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो इसमें ज़रूरी बात ये है कि हमें, जैसे डॉक्टर राणा ने भी कहा था, कि ट्रैक, आइसोलेट और ट्रीटमेंट जी, एक चीज़ है बचाव और दूसरा चीज़ है अगर किसी को हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है। तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर किसी में भी थोड़े भी लक्षण दिख रहे हैं, किसी बच्चे में या एडल्ट में, तो उसको ट्रैक करना, उनके साथ के जितने भी उनके लोग संपर्क में हैं उनकी ट्रेसिंग करना, उनको आइसोलेट करना और उनका ट्रीटमेंट करना, ये हमारी प्राथमिकता अभी भी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स मैंने देखा है कि उन्होंने लगभग अपने आप को पूरी तरीके से ऑफलाइन डाल दिया है। वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना जीवन दोनों साथ में चलना है। तो इसलिए ऑनलाइन मोड की पढ़ाई का जो भी उन्होंने सिस्टम बना रखा था अभी तक, उसको पूर्णतया ख़त्म ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आगे आने वाले भविष्य में कुछ समय तक हो सकता है कि स्कूल्स को रुक कर दोनों मोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है दीपक जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर राणा चंचल जी, जिस तरह से हम लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें और अगर हम बच्चों की बात करें, देखिए ओमिक्रॉन जब इससे पहले था तो ज़्यादा बच्चों में ये फैला नहीं था, क्योंकि हम बड़े ही लोग थे, बुजुर्ग थे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट थे। अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और देखिए अब जो नया वेरिएंट आया है एक्सी, उसने भी देखिए भारत में दस्तक दे दी है। हम इसके 2 केसेस से पहले देख चुके हैं। जो एक्सी वेरियंट है, क्योंकि देखिए इसको लेकर अभी भी रिसर्च जारी है, अगर बच्चों को ये एक्सी वेरिएंट होता है, क्योंकि अभी तो कोविड के मामले आ रहे हैं, अगर ये एक्सी वेरिएंट उनमें पाया जाता है तो किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं? और क्या सेल्फ आइसोलेट होकर भी, जिस तरह से ओमिक्रॉन में कहा जा रहा था कि अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ आइसोलेट हो जाएं, तो क्या बच्चों के लिए भी क्या यही प्रोसीजर होगा? क्या वो भी सेल्फ आइसोलेट हो सकते हैं, उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो एक्सी वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं एक ओमिक्रॉन का ही उसी से जो हम लोग का निकला हुआ वेरिएंट है। और ऐसा देख भी रहे हैं लंदन में जो केसेस आए हैं और जो भी हमारे पास अभी स्टडीज अवेलेबल है, उसमें यही चीज़ पता चल रही है कि वो उतना घातक नहीं है। वो ओमिक्रॉन की तरीके से ही है कि एसिम्प्टोमेटिक और सब क्लिनिकल केसेस की तरीके से ज़्यादा प्रेजेंट करेगा। तो हमें पहली बात तो पैनिक नहीं होना है। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को एक कोविड के नाम से हो चुकी है, वो पैनिक की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पैनिक नहीं होना है, ये भी ओमिक्रॉन की तरीके से ही है या उससे लाइट ही होगा।
अभी से हम बहुत सारा अनुमान नहीं लगाएं कि ये खतरा हो सकता है, वो खतरा हो सकता है। बेसिक चीज़ों को करना है। जहाँ तक बात आती है ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये प्रेजेंटेशन जो जिस तरीके से बच्चों में ये अपने लक्षण दिखाएगा, वो एक वायरल इन्फेक्शन की तरीके से ही होंगे। और ये कहना कि ओमिक्रॉन बच्चों में कम था, इससे शायद मैं उतना सहमत नहीं हूँ। रीज़न इसका क्योंकि हम अपने ओपीडीज में देखते हैं कि बच्चों का टेस्ट करवाने से पेरेंट्स अभी भी बहुत कतराते हैं। और मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बच्चों की भी टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर उनको लक्षण आते हैं तभी हमें सही डेटा मिल पाएगा, और दूसरी चीज़ है कि हम उसका बचाव प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। जी। तो एक्सी वेरिएंट आए या कोई भी वेरिएंट आए, चीज़ें वही रहती हैं। जब भी अगर कोई बच्चा आता है इस कोविड पॉजिटिव में, अगर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन सही है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जनरल फ्लू की तरीके से अगर प्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली घर पे ही उसको रह के सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। घर पे जिस तरीके से हम वायरल ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि आप अच्छे से फ्लूइड्स लेते रहिए, तरल पदार्थ लीजिए, अपने आप को हाथ धो के हैंड वॉश करते रहिए, वही सेम चीज़ें रहेंगी। तो यस, डेफिनेटली अगर केसेस बढ़ते हैं तो उम्मीद इसी चीज़ की है कि ओमिक्रॉन से कम घातक होगा या उतना ही घातक है, और आराम से हम बच्चों को भी घर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिक चीज़ें ही सही करते रहनी है, और उन्हीं सब चीज़ों से सारी चीज़ अच्छे से हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर राणा जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर प्रदीप जी, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर दीपक जी, जिस तरह से देखिए आप भी अभी बता रहे थे, कोरोना तो देश में आ ही चुका है, और जिस तरह से हम पिछले 2 साल हम देख रहे हैं, कोविड के साथ जी रहे हैं, आगे भी जिस तरह से ये म्यूटेट होता है, नए नए वेरिएंट्स बाहर इसके सामने निकल कर आ रहे हैं, वो शायद आगे भी इस तरह से आते रहेंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बच्चों की बात करें, देखिए थोड़ी राहत बच्चों में थी, क्योंकि वो जिस तरह से क्लासेस वो घर पे ही ले रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, ठीक से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। स्कूल दोबारा से शुरू हुआ, बच्चे थोड़े रिलैक्स मूड में आ गए कि स्कूल हम जाएंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे, एक बार फिर से उसी तरह से माहौल में हम जाएंगे, बेहतर पढ़ पाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर से शायद बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या पता स्कूल फिर से ना बंद करने पड़े, उनकी पढ़ाई इफेक्ट होगी। एक तरफ पढ़ाई की टेंशन, एक तरफ कोरोना की टेंशन। तो ऐसे में आप बच्चों को किस तरह से सोल्यूशन देंगे, क्या बेहतर बता पाएंगे, समझा पाएंगे ऐसे बच्चों के लिए कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी पढ़ाई भी इसको लेकर डिस्टर्ब ना कीजिए? जी, इसमें अच्छा सवाल पूछा आपने स्वाति जी। देखिए, इसमें जिसको भी ओमिक्रॉन हो रहा है, जो उसका आइसोलेशन रिकमेंडेड है आज की तारीख में, वो 7 दिन का है। और बच्चों में खास करके बहुत ही सामान्य लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी स्कूल में इस तरह की घटना सामने आ भी रही है कि 30 या 35 बच्चे अगर उसमें एक साथ बीमार पड़ जा रहे हैं या उनमें कोरोना पॉजिटिविटी आ रही है, जाहिर सी बात है बच्चे आपस में रहते हैं, खेलते कूदते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगा पाना, उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा पाना, खास करके छोटे बच्चों में, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो अगर उनमें किसी बच्चे को हो रहा है तो ये स्वाभाविक है कि उस स्कूल में भी कोरोना फैलेगा। और लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो आइसोलेशन पीरियड है वो 7 से 10 दिन के अंदर सारे मरीज या सारे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर किसी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी समस्या आती भी है तो वो 7 से 10 दिन तक ही रहेगी। तो स्कूलों को बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपना ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड को भी जिंदा रखें, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है मैं बता रहा हूँ आपको कि अगले साल 2 साल तक भी उनको बीच बीच में पैचेज में उस ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करनी पड़े। एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वैक्सीन है वो वैक्सीन क्रॉस इम्यूनिटी नाम की एक चीज़ होती है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई नया वेरिएंट आ गया है, जैसे एक्सी आ गया है, तो जो हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो काम नहीं करेंगे। वो चाहे वायरस के बहुत मेजॉरिटी ऑफ अपना अगर वो अपना नेचर बदलता भी रहता है, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं वो इनके कई म्यूटेशंस तक, ऐसा मेरा मानना है और वैज्ञानिक शोधों में भी साबित हो रहा है लगातार कि जैसे हमने जो वैक्सीन बनाया था वो डेल्टा के अगेंस्ट में था, लेकिन वो ओमिक्रॉन पे भी प्रभावी रहा। तो मेरा ये भी मानना है कि जो नया जो वैक्सीन्स हैं हमारे, वो नया जो वेरिएंट एक्सी है या आने वाले जो वेरिएंट्स होंगे उनके लिए भी उतना ही इफेक्टिव होगा। तो जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन की रफ्तार हमारी बढ़ती चली जा रही है, 12 साल से ऊपर के बच्चे इसमें लगभग मुझे उम्मीद है 3 से 4 महीने के अंदर भारत सरकार उनको कवर कर देगी विद बूस्टर्स ऑल्सो। और फिर जैसे ही छोटे बच्चों की वैक्सीन आती है ये चीज़ और प्रभावी हो जाएगी। लेकिन तब तक बस ये है कि धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सचेत रहना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ट्रैक, आइसोलेट एंड ट्रीट,
बस इसी पे काम करना है, सारे सिस्टम को बंद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है दीपक जी। डॉक्टर राणा जी, जिस तरह से देखिए बच्चों में लगातार जो एक तरह से कहा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पिछले अगर हम एक हफ्ते की बात करें, 7 दिन के पर हम नज़र डालें तो एक बहुत तेज़ी से ये आंकड़े बढ़े हैं। और देखिए इसमें कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो डोज ले चुके थे, वैक्सीन लगवा चुके थे, कई बच्चे ऐसे भी हैं। तो देखिए इससे पहले जब हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे थे तो तब भी ऐसे मामले निकल कर आए थे जो अपने जो वैक्सीनेटेड हो चुके थे, और डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह के मामले और आ सकते हैं आगे, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा क्योंकि आप डोज ले चुके हैं, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ऐसे ही अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि कई केसेस ऐसे निकल के आ चुके हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं बच्चे, उनको भी ये हो रहा है। तो अगर हम एक्सी की बात करें, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि अगर इस तरह से मामले बढ़े तो जून के आसपास फोर्थ जो चौथी लहर है वो हमारे सामने होगी। क्या वाकई में अगर इस तरह से बढ़ते रहे और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं डरने की ज़रूरत है एक बार फिर से? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और इनफैक्ट ये सबको पता भी होना चाहिए कि वैक्सीन का रोल क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई भी वैक्सीन, इनफैक्ट जो 90% इस समय हमारे बाकी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन हैं, वो प्रोटेक्टिव 100% नहीं होती हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना है। दूसरी चीज़ होती है कि वैक्सीन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वैक्सीन लगाने से आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के लिए तैयार रहेगी। हमारी बॉडी में पहले से उससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक शक्ति जो है वो मजबूत रहेगी जी। तो ये चीज कहना कि कोई भी वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन ही नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत एक धारणा है या एक मिथ है। और इसको हमें क्लियर करना है कि वैक्सीन से हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए। हम अपने आप को उस बीमारी से बिल्कुल 100% बचा लें, ऐसा नहीं होता है। अभी देख लीजिए, जो पहले से वैक्सीन चले आ रही है, ट्यूबरक्लोसिस की है, डीपीटी और बहुत तमाम वैक्सीन जो रहती हैं, वो भी यही चीज़ कहती हैं कि अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो वो सिवियरिटी नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं होगा। तो यही सेम चीज़ हमने देखा है कि आप देखोगे तो वेव, जब से हमारी जो पहले और दूसरे वेव में जब से हमारी वैक्सीन आई है, उसके बाद से जो मॉर्टेलिटी है, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो डेथ्स हुई हैं, वो बहुत कम हो गई हैं उसका रेशियो। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि जो भी लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो ऑलरेडी उनकी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार बैठी है। तो हमें ये चीज समझना होगा कि वैक्सीन 100% प्रिवेंट नहीं करता, ये हमें सिवियरिटी से बचाता है। तो इन्फेक्शंस तो अभी भी होंगे, चाहे वो ओमिक्रॉन के हो, चाहे वो एक्सी के हो, चाहे आने वाले जो भी XYZ वेरिएंट्स के हो, लेकिन हमारी बॉडी ऑलरेडी उसके लिए तैयार रहेगी। ठीक है, तो जैसा डॉक्टर दीपक ने कहा कि वंस अगेन हमें पैनिक करने के लिए बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि यही गलती हम लोगों ने पहली उन सब चीजों से जो सीखा है वो यही है कि डर के कुछ नहीं होगा। हमें कोविड के साथ या कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना है। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में ये पैंडेमिक से एंडेमिक बीमारी बनने वाली है कि ये हर साल आएगी, छोटा मोटा वेव रहेगा और चली जाएगी। तो हमें उसके साथ जीना सीखना है, अपने लाइफस्टाइल को उस तरीके से मॉडिफाई करना है। ऑलरेडी बहुत हम सब लोगों ने काफी अच्छे से अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन आ गया है। जो लोग पहले कभी हाथ नहीं धोते थे वो आजकल हाथ धो रहे हैं। तो ये सारी अच्छी चीजें ही तो है, कोई खराब चीज तो है नहीं। तो आई थिंक हम लोगों को कोविड के साथ जीना सीखना रहेगा। वैक्सीन सिवियरिटी को डेफिनेटली प्रिवेंट करता है, वो हम लोगों ने क्लियर कट देखा हुआ है। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि मैंने वैक्सीन लगा ली तो मुझे कोविड होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगाई है, मुझे खुद ओमिक्रॉन हुआ था, हम सब ने वैक्सीन लगाई है। बट वैक्सीन तो होगा, लेकिन ये मतलब बीमारी होगी, लेकिन सिवियरिटी उतनी नहीं होगी जी। ठीक है डॉक्टर राणा जी। डॉक्टर दीपक जी, देखिए जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जो अब एक्सी वेरिएंट है उसने भी देश में दस्तक दे दी है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरह से डॉक्टर राणा जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि दोनों डोज आपने लगवा ली है तो उनको दोबारा उनको कोरोना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो क्या बच्चों में भी इसी तरह से चीज़ें हैं? और दूसरी चीज़ ये, जिस तरह से देखिए भारत से पहले अगर हम इंटरनेशनली देखें, वहाँ पर बूस्टर डोज भारत से पहले दिया जाना शुरू हो गया था, उसके बाद भारत में शुरू हुआ। अगर हम बच्चों की बात करें, इसी तरह से अगर केसेस बढ़ते हैं तो क्या बच्चों के लिए भी बूस्टर डोज फिर ज़रूरी हो जाएगी? और ये भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि अभी देखिए अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, नर्सरी या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड उन क्लासेस की बात करें, उन बच्चों की जो एक्सी वेरिएंट है, या फिर हम अगर ओमिक्रॉन की बात करते हैं, आने वाले समय में क्या उन बच्चों को भी क्या ये कोरोना हो सकता है?
इसको लेकर भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। जी जी, देखिए जो डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं कोरोना के वो काफ़ी छोटे बच्चों में और इनफैक्ट मैं बताऊं जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनमें भी डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता है। हर एज ग्रुप को कोरोना का वायरस प्रभावित करता है और किसी भी बच्चे को, चाहे वो इवन मैं बता रहा हूँ आपको, न्यू बॉर्न जिसकी तुरंत डिलीवरी हुई थी उसमें भी रिपोर्टेड है कि उसको ये माना गया कि उसको मदर के अंदर भी ब्लड से ही हुआ था। तो कोई भी एज इसके लिए इम्यून नहीं है। जहां तक वैक्सीन की बात है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने छोटे बच्चों को भी बूस्टर डोज देनी शुरू कर दी है और काफी पहले से दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो रिकमेंडेशंस हैं अभी वो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही हैं। उनमें भी बूस्टर डोज का मुझे लगता है आगे चल के शायद देना पड़े उन्हें, क्योंकि उनकी जो शरीर है वो एक समझ लीजिए कि मिनिएचर एडल्ट टाइप के ही हैं। तो शायद उनको भी आगे जो है बूस्टर की जरूरत पड़ेगी और ऐसा ही छोटे बच्चों में भी होगा। लेकिन जैसे डॉक्टर राणा ने कहा था कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम अब प्राइम्ड है, तो वो किसी तरह के इस तरह के वायरस को उसका प्रतिरोध करने का या उसका अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए अच्छे से तैयार है। और वैक्सीन और उसके बूस्टर लगने के बाद में शायद मेरा ऐसा मानना है कि अब कोरोना इतना गंभीर रूप नहीं लेगा, क्योंकि जो वेरिएंट्स हैं वो भी अब डेल्टा के जैसे नहीं हैं। निश्चित रूप से अगर कोई इसका वेरिएंट खतरनाक आता है, लेकिन अगर वैक्सीन प्रभावी होता है और वैक्सीन का वाइड अप कवरेज होता है तो उसमें खतरनाक म्यूटेशन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो काम करता है कि वायरस ट्रांसमिट नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस भी कम होते चले जाते हैं। इसीलिए बार बार सरकारें ये अपील करती हैं कि कोई भी वैक्सीनेशन ना छूटे, कोई भी चेन ना टूटे और सबको वैक्सीन लगे। एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा देश है इस समय पहली वेव और दूसरी वेव के समय में निश्चित रूप से तैयार नहीं था बहुत अच्छे से, लेकिन हमने इस पिछले 1 साल में बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। और बीइंग इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट माई सेल्फ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा सिस्टम आज की तारीख में चाहे एडल्ट में हो चाहे बच्चों में हो काफ़ी अच्छे से तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट्स अच्छे से लग चुके हैं, बेड्स प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ये स्थिति होती भी है कि कोरोना की चौथी वेव आती है तो हम इस समय बेटर प्रिपेयर्ड हैं और हमें लगता है कि इस बार आसानी से हम उसका सामना कर सकते हैं। इसलिए पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हम ये लगातार हम भी ये कह रहे हैं कि सचेत ज़रूर रहें, सतर्क ज़रूर रहें, लेकिन पैनिक बिल्कुल ना करें। डॉक्टर राणा जी, देखिए मास्क के साथ लोगों ने अब जीना सीख लिया है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि अब तो ये दस्तक दे ही चुका है, आगे कितने ये और रूप बदलेगा ये कोई नहीं कह सकता। दूसरी तरफ बच्चे हैं, अब देखिए बच्चों में भी ये शुरू हो चुका है, तो शायद बच्चों के लिए भी कहा जा सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस की उनको शायद अब आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर दीपक जी भी कह रहे थे आने वाले समय में कुछ नहीं पता कि शायद इस तरह से चीज़ें चलती रहें, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। एक आखिरी कमेंट सर मैं आपसे चाहूंगी, जिस तरह से आप केसेस बढ़ रहे हैं आपको क्या लगता है, अभी तो जून की बात की जा रही है, लेकिन पीक की अगर हम बात करें वो कब तक भारत में दस्तक दे देगा अगर और भी ज्यादा केसेस बढ़ते हैं? देखिए लाइकली जून का ही सीजन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली लग रहा है कि उसी टाइम में पीक आएगा। उससे पहले वो ऐसा नहीं है, बहुत कम चांसेस है आने के लिए। और पीक भी इसका उतना जैसे स्टीप नहीं होगा, पीक भी प्लाटू की तरीके से ही जाएगा, जैसा कि हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि हमारी बॉडी ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है। और दूसरी ये चीज है कि अब क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये चीज चलती रहेगी, तो पीक जैसे हमारे फ्लू के पीक्स आते हैं या मानसून में हमारे जब भी देखेंगे तो वायरल इन्फेक्शन या कोल्ड का एक पीक चल रहा है, ये उसी तरीके से चलेगा। तो पैनिक करने वाली इसमें कोई चीज नहीं है। और दूसरी ये चीज है कि जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस की बात है कि बच्चों को भी रेडी रहना चाहिए उस चीज के लिए, तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी चीज है और डॉक्टर दीपक ने बिल्कुल सही ये बोला है कि हमें दोनों चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी जब अच्छी चीज हम बनाते हैं तो उसको रिप्लेस तुरंत नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चीज हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं बस इतना जोड़ूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ ठीक है डॉक्टर राणा जी, समय कम है इसलिए मुझे आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। डॉक्टर राणा जी आपका भी और इसी के साथ ही डॉक्टर दीपक सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए पैनिक नहीं होना है, सतर्क जरूर रहना है और प्रिकॉशंस लगातार लेने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जो हम शुरुआती दिनों से कह रहे हैं जब से कोरोना ने भारत में दस्तक दी थी। और इसी के साथ ही सैनिटाइज आप लगातार अपने आप को करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क का जरूर प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि देखिए केसेस कम हो रहे हैं तो आपको मास्क नहीं पहनना है या फिर आप खुले में आराम से
घूम सकते हैं, या फिर आप 4 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ एक साथ खड़े हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इस बीच बेहद ज़रूरी हो जाती है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।